गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे भूमि और मृदा संसाधन, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। किसी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक पर्यावरण में संसाधन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ साधन सभी स्थानों पर नहीं मिलते और कुछ स्थानों पर मिलते हैं। कुछ क्षेत्रीय होते हैं और कुछ जैसे भूमि, जल, मिट्टी, जीव जंतु और वनस्पति आदि, ये सभी संसाधन सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन क्षेत्रीय स्वरूप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि संसाधन की। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य भूमि पर ही रहता है और उसका अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो इसी भूमि से पूरी होती हैं। भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मकान बनाना, सड़क बनाना या रेल मार्ग का निर्माण करना, कृषि कार्य हो गया, पशुचारण हो गया इत्यादि। भूमि के विभिन्न कार्यों में उपयोग का अनुपात न केवल एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अपितु एक ही प्रदेश में समय समय पर बदलता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, पिछले कुछ दशकों में वनों को कृषि खनन और पिछले कुछ दशकों में जो वनों को कृषि खनन और अन्य उपयोगों के लिए काटा गया है, परिणाम स्वरूप वनों का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। यूँ तो भूमि सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन सभी क्षेत्रों में वह समान रूप से उपयोग लायक नहीं है। इसीलिए कुछ क्षेत्रों में भूमि सर्वत्र उपलब्ध है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भूमि उपयोग कम मिलता है। अब हम बात करते हैं स्थल, रूप और स्थलाकृतियों की। भूमि के लगभग 30% भाग पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है, और बाकी जो 70% भूमि है वहाँ पर केवल विरल जनसंख्या है या निर्जन है। निर्जनता के कारण यह भूमि या तो अति चट्टानी है या वहाँ जलवायु अत्यंत शुष्क है, अत्यधिक आर्द्र या अत्यंत गर्म है अथवा अत्यंत ठंडी है। तो इसीलिए क्या है, जनसंख्या वहाँ पर आपको विरल मिलेगी, कहीं बहुत दूर दूर लोग रहते दिखाई देंगे। भूमि पर उच्चावच विषम है, कहीं इसमें गगनचुंबी पर्वत, कहीं उतंग पठार, कहीं गहरी घाटियाँ, कहीं समतल मैदान, तो कहीं मरुस्थल और सागरों का साम्राज्य पाया जाता है। स्थल पर मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पहला है पर्वत। स्थल के वे ऊंचे उठे हुए भाग जो ऊपर जाकर नुकीले हो जाते हैं उनको हम पर्वत कहते हैं। ऊंचाई के कारण पर्वतों पर कठोर शीत पड़ती है, यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चलती हैं और कहीं कहीं पर हिमपात भी होता है। पर्वत के हिमनदों से नदियों का उद्गम होता है, और पर्वत, झीलों, झरनों, घाटियों और प्राकृतिक वनस्पति के बाहुल्य के कारण प्राकृतिक सुषमा की जो खान है वो मानी गई है। उसके बाद है पठार। स्थल के ऊंचे उठे हुए वे भाग जो ऊपर जाकर समतल हो जाते हैं वो पठार कहलाते हैं। पठारी क्षेत्रों में घास प्रमुख वनस्पति होती है। ये खनिज पदार्थों के भंडार होते हैं। ये भारत में दक्कन का पठार इसका मुख्य उदाहरण है। पठार कृषि कार्य के लिए बड़े उपयोगी होते हैं और इन पर घने वन उगते हैं। उसके बाद है मैदान। मैदानी क्षेत्रों में भूमि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग मिलता है। मैदान कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन का केंद्र होते हैं। जीवन यापन की सुविधाओं के कारण मैदानों में जनसंख्या का केंद्रण पाया जाता है। अभी जो हमने पढ़ा उससे हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि भूमि उपयोग स्थलाकृतियों की बनावट से बहुत प्रभावित होता है, यानी कि जो भूमि की बनावट है वो बहुत प्रभावित करती है। भूमि संसाधनों के वितरण में यह तथ्य सर्वविदित है कि भूमि संसाधन सीमित या स्थिर हैं। इनका विस्तार करना संभव नहीं है। पृथ्वी पर स्थल का विस्तरण जो है वो मात्र 71% भूभाग पर मिलता है। इस उपलब्ध भूमि का लगभग 40% क्षेत्र पर्वतीय तथा पहाड़ी है। भूमि उपयोग के लिए अनाकर्षक है। भूमि जो है वो उपयोग के लिए क्या है, अनाकर्षक है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, तो वहाँ पे खेती करना या घर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समतल भूमि के बजाय। अतएव ये स्पष्ट है कि जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जा रहा है।
इस स्थिति में भूमि का नियोजित रूप से उपयोग करना आवश्यक है, जिससे कम लागत द्वारा अधिक से अधिक उपयोगिता सुनिश्चित हो सके। उसके बाद है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे फसलों की खेती, पशुचारण, सड़कों का निर्माण, खनन, विनिर्माण आदि। इसे ही भूमि के उपयोग के रूप में जाना जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अनुपात में किया जाता है। इसे ही भूमि के उपयोग का प्रारूप कहते हैं। भूमि के उपयोग का स्थानिक वितरण भी अत्यधिक विषम है। भूमि उपयोग के प्रारूप में समय अनुसार अंतर भी आता है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या की वृद्धि। विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि के उपयोग में अनेक परिवर्तन हुए हैं। वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाता है, तो दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि जैसे भवन, सड़क, रेल, हवाई अड्डे आदि बनाने के कामों में लाया जा रहा है। किसी निश्चित समय पर किसी देश या प्रदेश के भूमि उपयोग के प्रारूप को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, जल की उपलब्धता, खनिज संसाधन इत्यादि। उर्वर मैदानों में कृषि प्रमुख भूमि उपयोगी है। खनिज संपन्न प्रदेशों में खनन कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। भूमि उपयोग में आर्थिक व मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे घटिया अयस्क वाले क्षेत्रों में खनन की ऊंची लागत के कारण खनन का जो विकास है वो नहीं हो पाता। इसी प्रकार घने आबादी वाले क्षेत्रों में भवनों, मकानों, सड़कों, रेल मार्गों आदि की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वन भूमि तथा कृषि भूमि पर अतिक्रमण अधिक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ देशों में भूमि का उपयोग प्रतिरूप यहाँ पे दे रखा है, तालिका के अनुसार देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जापान, रूस, ये कुछ देशों के नाम हैं। और यहाँ पर सामने दे रखा है कि उन देशों में भूमि का उपयोग किस किस क्षेत्रों में कितना कितना प्रतिशत होता है। जैसे फसल की भूमि ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, चरागाह 56% है, वन 14% है और अन्य उपयोग 24% है। इसी तरीके से हम भारत का देखते हैं। भारत में जो फसल योग्य भूमि है वो कितनी है, 57 यानी कि 57%, और चरागाह के लिए कितनी है, 4%, वन केवल 22% भाग पर हैं और बाकी जो उपयोग रह गया वो कितना है, 17%। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो भारत की ज़्यादातर भूमि है उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे जो देश हैं उनका भी विवरण दे रखा है। पर्यावरण की अनुकूलता की दृष्टि से किसी भी देश के 1/3 भूमि पर वनावरण होना आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारत सहित अनेक देश इस स्तरीय मानक का पालन नहीं करते। उपयुक्त तालिका के अनुसार जापान, ब्राज़ील, रूस और कनाडा में वन क्षेत्र अत्यधिक विकसित अवस्था में हैं भारत के मुकाबले, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बहुत करीब है। पालतू पशु मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है। भारत में पशुओं की संख्या जो है वो विश्व में सर्वाधिक है, इसीलिए यहाँ बहुत ही कम भूमि पर चरागाह पाए जाते हैं। कनाडा, जापान, रूस में भी बहुत कम भूमि पर चरागाह पाए जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, अमेरिका और देशों में चरागाह भूमि का प्रतिशत बहुत ज़्यादा अधिक है। उपयुक्त तालिका के आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चीन, फ्रांस और ब्राज़ील में पशुपालन और पशुचारण जैसी आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में विकसित हैं। वनों के अंतर्गत अधिक क्षेत्रफल होने के कारण जापान, ब्राज़ील, रूस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में वन उद्योग या वानिकी विकसित है। चूँकि किसी भी देश के भू क्षेत्र की सीमा निश्चित है, इसीलिए वहाँ विभिन्न भूमि उपयोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। भूमि के स्वरूप और समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भूमि के उपयोग की योजना बनाने से उत्तम परिणाम मिल सकते हैं कि हम डिसाइड कर लें कि हमें कौन सी ज़मीन जो है उसका इस्तेमाल कब, कहाँ और किस रूप में करना है। तो उससे क्या होगा, जो परिणाम है वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। असावधानी पूर्वक किए गए भूमि उपयोग से अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं पैदा होती है। यदि हम भूमि का उपयोग करते समय ध्यान नहीं रखेंगे, उसके अंधाधुंध इस्तेमाल करते जाएंगे, तो क्या होगा, वो भूमि जो है उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी।
कृषित भूमि में कमी, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण आदि जैसी जो समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे जन्म लेने लगती हैं अगर हम उसका उपयोग सही प्रकार से ना करें। स्टूडेंट्स, आपको जो भी हमने तालिका पढ़ी उस तालिका को कॉपी में बनाना है और जो देश नाम तो लिखे गए हैं उन देशों को मानचित्र में दर्शाना है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।